नमस्कार। अब पिछली क्लास से आगे आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अंग्रेजी के बेसिक नॉलेज के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है सेंटेंस, वाक्य। वाक्य में हमने पहला वाक्य पढ़ दिया था असर्टिव सेंटेंस। 5 प्रकार के वाक्य मैंने आपको बताए थे। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव, जिसमें से हमने पहला जो वाक्य है असर्टिव सेंटेंस उसका अध्ययन किया था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वाक्य पसंद आया होगा, वो क्लास में जो वाक्य पढ़ाया था समझ में आया होगा, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। और इसी क्रम में हम अगला जो टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दूसरा जो वाक्य है वो कहलाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। परिभाषा है इसकी, जिन वाक्यों में किसी कार्य के घटित होने या न होने के लिए प्रश्न पूछा जाए तो वे कहलाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के घटित होने या न घटित होने के लिए प्रश्न पूछा जाए तो उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और ये भी जैसा कि आपने देखा, घटित होने या न होने यानी 2 प्रकार के होते हैं। कह सकते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव, यानी प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य, पहले इसी को देखें। मैंने साधारण वाक्य का आपको सूत्र लिखाया था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। ये साधारण वाक्य का सूत्र था, मैं याद दिलाने के लिए लिख रहा हूँ। और थोड़ा सा ये भी बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, केवल इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके हम इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। उस समय हमने 2 वाक्य पढ़े थे, केवल सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। हमने इस वाक्य में केवल मुख्य क्रिया से पहले नोट जोड़ा तो वाक्य हो गया नकारात्मक। यहाँ हम केवल इसकी यदि सहायक क्रिया को पहले रख दें, ये फॉर्मूला पहले वाले वाक्य का है, आपकी जानकारी के लिए लिखा है। इसकी यदि सहायक क्रिया को आप सबसे पहले रख दें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले रख दें, तो वो वाक्य हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा परिवर्तन
कि किसी भी साधारण वाक्य की सहायक क्रिया को यदि उसके सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाए तो वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। अब ये आगे के अध्ययन की बात है, आगे हम पढ़ेंगे इसको और विस्तार से, तब जानेंगे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य भी और दो तरह के होते हैं और WH वर्ड भी इनमें लगते हैं। बहुत लोग आप में से जानते भी होंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ हमें केवल इसके परिचय के रूप में पढ़ना है। तो वो इतना है कि किसी भी साधारण वाक्य की सहायक क्रिया को यदि हम सब्जेक्ट से पहले रख दें तो वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है। और इन प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, हिंदी में जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटेरोगेशन का प्रयोग किया जाता है इनके अंत में, जो कि आपके सामने है। तो इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो किसी वाक्य कार्य के घटित होने या न होने के लिए प्रश्न पूछे उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। दो प्रकार के होते हैं। पहला हुआ इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव, जो कि प्रश्नवाचक सकारात्मक, यानी ये किसी कार्य के घटित होने के लिए प्रश्न पूछते हैं, इन्हें कहा जाता है इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य। और मैंने बताया कि किसी भी साधारण वाक्य की सहायक क्रिया को आप सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए, आपका वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन गया और कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा है। देखिए, है मैन वर्ब की जगह मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, अदर्स की जगह अदर्स, केवल सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले इसमें परिवर्तन करना पड़ा है। तो ये हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, जो वाक्य हमने लिखा था या किसी भी साधारण वाक्य को, जैसे सीता इज कुकिंग फूड, ये साधारण वाक्य है फूड। इसको यदि आपको प्रश्नवाचक बनाना है तो आप लिखेंगे इज सीता कुकिंग फूड। केवल सहायक क्रिया को पहले रखा। यदि इसको नकारात्मक बनाना होता तो यहाँ नोट लगा दीजिए, वाक्य हो जाएगा आपका नकारात्मक। इस तरह से प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण होता है। ये है प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य। साधारण वाक्य की सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले लिखने पर इनका निर्माण होता है। ये पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार देखें, दूसरे होते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। दूसरा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसको कहा जाता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ये होते हैं। अब इनमें क्या होता है, इंटेरोगेटिव साधारण वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य में कैसे बनेगा, उसकी सहायक क्रिया को केवल सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए तो साधारण वाक्य प्रश्नवाचक बन जाएगा। लेकिन नेगेटिव कैसे बनेगा ये भी हमने पहले जाना है कि मुख्य क्रिया से पहले नोट लगा दें किसी भी साधारण वाक्य में तो वो बन जाता है नकारात्मक वाक्य। और इसकी परिभाषा हुई, इनमें किसी कार्य के न घटित होने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, किसी कार्य के न घटित होने के लिए प्रश्न पूछा जाए उन वाक्यों को कहा जाता है इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इनका सूत्र होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। अच्छा, कई जगह हमने ये देखा है कि
इस नोट को सब्जेक्ट के पहले लिख दिया जाता है यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ, लेकिन नहीं, ये गलत है, क्योंकि नोट एक एडवर्ब है और एडवर्ब का प्रयोग वर्ब के साथ होता है, इसलिए नोट का प्रयोग जो है वो मुख्य क्रिया के पहले ही किया जाना चाहिए। एकेडमिक में आप इसका प्रयोग, हमने भी पहले छोटी क्लासों में ऐसा देखा था, लेकिन जब हमने गहराई से अध्ययन किया तब जाना कि जो ये नोट है वो एडवर्ब है, और एडवर्ब का प्रयोग, क्योंकि सब्जेक्ट आगे आप जानेंगे सब्जेक्ट कोई नाउन होगा या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के साथ एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए नोट का प्रयोग मुख्य क्रिया के पहले ही किया जाना चाहिए। ये हुआ प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इन्हें कहते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, इज सीता नॉट कुकिंग फूड, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमने दो प्रकार के वाक्य पढ़े। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस जो दो प्रकार के हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। इस क्लास में हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो भी दो प्रकार के हैं, इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव निगेटिव। ये कुल मिलाकर के हुए चार प्रकार के वाक्य, दोनों मिला के, दो प्रकार के असर्टिव और दो प्रकार के इंटेरोगेटिव। आगे आप जब अध्ययन करेंगे तो देखेंगे किसी भी टेंस में हम ये चार ही प्रकार के वाक्य बनाते हैं टेंस में, क्योंकि टेंस क्या होता है, टेंस क्रिया की सही फॉर्म जो समय के अनुसार प्रयोग की जाती है, यानी क्रिया क्या होती है, किसी कार्य का घटित होना, तो घटनाक्रम का जो वर्णन है वो टेंसों में किया जाता है और वो इन चार प्रकार के वाक्यों के द्वारा ही किया जाता है, इसके अलावा नहीं। टेंसों में आप जब भी बनाएंगे तो यही चार प्रकार के वाक्य बनाएंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव निगेटिव। ये चार प्रकार के वाक्य आप टेंसों में बनाते हैं। इन्हीं चार प्रकार के वाक्यों का प्रयोग आप टेंसों में करते हैं। अब अगला जो वाक्य बचे हैं तीन, वो हमारे भावों को व्यक्त करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। हमारे भाव, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय बोधक वाक्य और ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, वे हमारे भावों को व्यक्त करते हैं। देखिए कैसे कैसे हम आगे इस क्लास में अध्ययन करते हैं। तीसरे प्रकार के जो वाक्य हैं वो हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य भी इनको कहा जा सकता है। आज्ञा सूचक वाक्य परिभाषा देखें, वे वाक्य जिनमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव व प्रस्ताव आदि का बोध होता हो तो वे कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य जिनमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव या प्रस्ताव आदि का बोध होता हो। आज्ञा को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर, प्रार्थना को कहते हैं रिक्वेस्ट, सलाह को कहते हैं एडवाइस और सुझाव को कहते हैं सजेशन। सजेशन और प्रस्ताव को कहते हैं प्रोपोजल। इन सब का भाव जो जिन वाक्यों से प्रकट होता है उन सब वाक्यों को कहा जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस।
इम्पेरेटिव सेंटेंस। और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं 4 प्रकार के, ये 4 प्रकार के होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, जिनसे इन सभी भावों का बोध होता है। नंबर 1, हाँ पहले ये लिखें, ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इसमें लिखें, इन वाक्यों में आज्ञा यानी ऑर्डर, अभी मैंने बताया था आज्ञा का अंग्रेजी में होता है ऑर्डर। दूसरा कह सकते हैं आदेश, हिंदी में दूसरा अर्थ होता है इसका आदेश का भाव प्रकट होता है। कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजी में आपको किसी भी प्रकार की आज्ञा देनी है तो आपको वाक्य को शुरू करना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इसका सूत्र देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। मूल वाक्य का सूत्र आपने देखा था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स, लेकिन इनमें केवल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स है उसी में से, उसी का अंश है लेकिन शुरू हमेशा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगा। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस में अधिकांश में केवल एक जगह बदलेगा, बाकी सब जगह सुझाव वाले वाक्यों के अलावा, सजेशन और प्रपोजल वाले वाक्यों के अलावा सभी वाक्यों में इनका जो सब्जेक्ट है वो यू होता है, यू। क्योंकि यदि आज्ञा दी जाएगी तो पालन कौन करेगा? जो सुन रहा है। अंग्रेजी में आई और वी, ये तो होता है स्पीकर, बोलने वाला, वक्ता जो बोल रहा कह रहा है, और यू होता है लिसनर, श्रोता, सुनने वाला, एल लिसनर। तो आज्ञा जब आई और वी बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, तो वो आज्ञा का पालन कौन करेगा? जो सामने है, यू, श्रोता, सुनने वाले। तो जितनी भी आज्ञाएं अंग्रेजी में दी जाती हैं, जो भी ऑर्डर हमें करना है, वो हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करना है। उदाहरण के लिए हम क्लास में कहते हैं सिट डाउन, बैठ जाइए, स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, कम हियर, यहाँ आइए, गो देयर, वहाँ चले जाइए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का ग्लास लाइए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ओपन योर बुक्स, अपनी पुस्तक खोलें। इस तरह से जो भी हमें आज्ञा देनी है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगी। इसीलिए मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि टेंसों में हम केवल 4 प्रकार के वाक्य, जिन्हें मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है, असर्टिव और इंटेरोगेटिव, वो ही टेंसों में बनाते हैं। क्योंकि ये जो भाव है, यदि आपको पानी का गिलास अभी चाहिए तो ये आपको इसी टेंस में बनाना पड़ेगा, प्रेजेंट टेंस में। यानी इन ये सब प्रेजेंट टेंस में होते हैं। वर्तमान के भाव हमेशा वर्तमान में प्रकट होते हैं, तो ये टेंसों में नहीं बनते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। टेंसों में हम वो 4 ही प्रकार के वाक्य बनाएंगे। और इसके आगे जो अगला सेंटेंस है इसका इम्पेरेटिव सेंटेंस का, वो होता है प्लीज़ या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य।
प्लीज या दूसरा प्रकार है इसका, या पहले देखें डोंट से शुरू होने वाले वाक्य। डोंट वाले पहले देखें ताकि फिर उसके आगे। 4 प्रकार के ये होते हैं। पहला हमने पढ़ लिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। इन वाक्यों से हमेशा आज्ञा का भाव प्रकट होता है और आदेश देने के लिए इनको हम काम में लेते हैं। दूसरा जो इनका प्रकार है वो होते हैं डोंट से शुरू होने वाले वाक्य। शुरू होने वाले वाक्य। डोंट से शुरू होने वाले वाक्य। देखिए इन वाक्यों से सलाह व आज्ञा दोनों का भाव प्रकट होता है। दोनों का भाव प्रकट होता है। एक तो सलाह और दूसरा आज्ञा। पहले आज्ञा देखें। आज्ञा मीन्स ऑर्डर, सलाह मीन्स एडवाइस। अभी मैंने आपको लिख के बताया था। अच्छा, तो आज्ञा जैसे आपने अभी कहा था, पहले सूत्र देखें। डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स, ये इनका बेसिक फॉर्मूला होता है। अच्छा, इन वाक्यों के अंत में भी फुल स्टॉप का ही प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने साधारण वाक्यों के अंत में किया था। डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों में 2 भाव प्रकट होते हैं, सलाह और आज्ञा। मैंने अभी आपको कहा था सिट डाउन, ये था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला वाक्य। ये तो आज्ञा दे दी। मान लीजिए हम आज्ञा दें किसी कार्य को न करने के लिए, तो फिर वहाँ हमें डोंट का प्रयोग करना है। यदि बैठने के लिए नहीं कहना है तो फिर हमें कहना है डोंट सिट डाउन, एस छोटा हो जाएगा। डोंट सिट डाउन, बैठिए मत। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाइए। डोंट गो देयर, वहाँ न जाइए। डोंट स्टैंड अप, खड़े मत होइए। डोंट मेक ए नॉइज, आवाज़ मत कीजिए। इस तरह से जो कार्य के लिए हमें मना करना है उसके लिए हम डोंट का प्रयोग करेंगे। ये होते हैं दूसरे प्रकार के वाक्य, डोंट से शुरू होने वाले वाक्य। सूत्र इनका यही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स के पहले डोंट का प्रयोग कर दें। इसी में मैंने आपको बताया कि इनमें एडवाइस का भाव भी प्रकट होता है। तो एडवाइस का भाव कैसे? देखिए कभी हमें बैठने के लिए मना किया गया तो ये हो गई आज्ञा, लेकिन ऐसे कार्य के लिए मना किया जाए जिसमें श्रोता का भला छुपा हुआ हो, हमारा भला जिसमें छुपा हुआ हो। जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद न करें। डोंट ईट फास्ट फूड्स, फास्ट फूड न खाएं। इस तरह से जिसमें हमारा भला छुपा हो ऐसे कार्य के लिए मना किया जाए। डोंट इग्नोर द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर न करें। जिस कार्य में हमारा भला छुपा हुआ हो उसके लिए मना किया जाए वो कहलाती है एडवाइस, सलाह। तो इन डोंट वाले वाक्यों से हमें 2 प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, आज्ञा वाले और सलाह वाले। साधारण कार्य को करने के लिए मना किया जाए तो वो कहलाएगी ऑर्डर, और ऐसा कार्य जिसको करने में श्रोता का भला हो, जिसके लिए कहा जा रहा है उसका भला हो, उसकी भलाई उसमें छुपी हुई हो, तो फिर वो कहलाती है एडवाइस, सलाह। इस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस के 2 वाक्य हमने पढ़े, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले और दूसरे डोंट से शुरू होने वाले। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।